आज का सबसे बड़ा मुद्दा है होली वर्सेस जुम्मे की नमाज। हमारे देश में इस मुद्दे पर लगातार राजनीति हो रही है कि पुलिस को होली के त्योहार के लिए जुम्मे की नमाज पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। यानी विवाद इस बात से शुरू हुआ कि अगले शुक्रवार को होली भी है और जुम्मे की नमाज भी है, और क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। यह विवाद असल में उत्तर प्रदेश के संबल से शुरू हुआ, जहां हिंदू और मुसलमानों की शांति समिति की बैठक में संबल पुलिस के सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी ने यह कह दिया कि जुम्मे की नमाज तो साल में 12 बार पढ़ी जाती है और होली का त्योहार साल में सिर्फ एक बार आता है। इसलिए जिन मुसलमानों को होली के रंगों से परेशानी है वो उस दिन अपने घरों से ना निकलें और अपने घरों पर रहकर ही जुम्मे की नमाज करें। अब उनके इसी बयान को लेकर विवाद हो गया है और विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता इसे भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। सबसे पहले आज आप फिर से वो बयान सुनिए जिस बयान के बाद ये पूरा विवाद हुआ है। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से। अब सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि संबल के इस पुलिस अफसर का ये जो बयान है, क्या ये बयान सांप्रदायिक है? क्या ये बयान किसी खास धर्म के लोगों के खिलाफ है? क्या इस बयान से जो माहौल है वो खराब होता है? जब हमारे देश के कुछ नेता इस बयान पर राजनीति करके इसे मुसलमानों के खिलाफ बताने में जुटे हुए हैं, तब कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने यह कहा है कि वो इस बयान में कुछ भी गलत नहीं मानते और वो होली के दिन जुम्मे की नमाज का समय बदलने के लिए तैयार हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। इसलिए आज इन मुस्लिम धर्म गुरुओं की तारीफ होनी चाहिए। अगर नेता बीच में ना कूदें तो दोनों धर्मों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस विवाद को आपस में ही सुलझा सकते हैं। लखनऊ में ईदगाह मस्जिद के इमाम और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर ने यह ऐलान कर दिया है खुद ही कि 14 मार्च को जुम्मे की नमाज दोपहर 12:45 पर नहीं बल्कि 2 बजे पढ़ी जाएगी, जब होली का उत्सव जो है लगभग समाप्त हो चुका होता है। इसी संस्था ने देश की दूसरी मस्जिदों से भी अपील की है कि वो हिंदुओं के साथ अपने भाईचारे को कायम रखते हुए होली के दिन जुम्मे की नमाज के समय को आगे बढ़ा सकते हैं और ऐसा करने से नमाज का महत्व कम बिल्कुल नहीं होगा। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी देश के सभी इमामों से जुम्मे की नमाज को होली के दिन देर से पढ़ाने की अपील की है और मुसलमानों से यह भी कहा गया है कि वो होली के दिन दूर की मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए ना जाएं और अपने घर के आसपास की मस्जिदों में ही जुम्मे की नमाज को अता करें, और इसे ही हम असली धर्मनिरपेक्षता और भाईचारा कहेंगे। भाईचारा वो नहीं होता जिसमें एक भाई रहे और दूसरा उसका चारा बन जाए। भाईचारे का मतलब होता है भाई के समान होने का भाव, और जिस भारत में 116 करोड़ हिंदू और 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वहां आपसी सौहार्द होना बहुत ही आवश्यक है।
देश का सौहार्द बनाने के लिए, देश में भाईचारा और एकता बनाने के लिए मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में, और खास तौर से उन जगहों पर जहां हिंदू भाइयों की कसरत ज्यादा है, कि जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फर्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें, ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ में। कुछ फसादी जहन के लोग हो सकते हैं इधर भी और उधर भी, नमाज को लेकर, होली को लेकर दंगा करना चाहते हों, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि होली संपन्न हो जाए, फिर हम अपनी नमाज कर लें। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि नमाज में कोई फर्क आएगा। तो तमाम इमामों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि नमाज को थोड़ा डिले कर लें, ताकि भाईचारा बना रहे, मोहब्बत बनी रहे, क्योंकि अपना तो पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। 14 मार्च जो कि जुमे का दिन है, उसी दिन हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार होली भी है। जुमे की नमाज और होली को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मसाजिद की कमेटियों से ये अपील की है कि जिन मसाजिद में नमाज जुमा 12:30 से 1 के दरमियान है, वहां पर 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए, जिससे कि नमाजियों को नमाज के लिए आने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े और हमारे हिंदू भाइयों के त्योहार में भी कोई खलल वाक़ ना हो। होली के दिन जुमा है तो जुमे की नमाज वो इलाके, जिन इलाकों में मिलीजुली आबादी है, तो मिलीजुली आबादी वाले इलाकों में जो मस्जिदें हैं वहां का नमाज का टाइम 2:30 बजे कर लें। और वो इलाके जो मुस्लिम अक्सरियती हैं वहां पर इट्जिट रखें, वहां पर नमाज का वक्त तब्दील करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो माहौल है, हालात हैं, इसके पेश नजर बहुत जरूरी है कि एक दूसरे के त्योहारों का लोग सम्मान करें और एहतराम करें। अब ये देखिए, जितने भी मौलाना हैं और मुस्लिम धर्म गुरु हैं, ये कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, और इससे ये पता चलता है कि असल में कोई दूसरी ताकतें हैं जो हिंदू और मुसलमानों को हमेशा लड़ाने की कोशिश करती है। क्या इन सारी चीज़ों को देखकर आपको कहीं से ऐसा लगता है कि भारत में हिंदू और मुसलमान पिछले 850 वर्षों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई है जो इस भाईचारे को होने नहीं दे रहा? पिछले 850 वर्षों में हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के साथ रहने की अब तक आदत हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि अगर दोनों धर्मों के त्योहार एक ही दिन पड़ जाएं तो इस पर अक्सर विवाद हो जाता है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश की राजनीति। पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू त्योहारों पर पाबंदियां लगाते थे। तो पहली बात तो यह है कि एक इतिहास की कड़वाहट है। इतिहास में बाहर से जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने हिंदुओं पर जो अत्याचार किए, वो कड़वाहट आज भी इस पीढ़ी के मन में भी है। तो इसे आप कह सकते हैं कि एक कारण तो ये हो सकता है कि एक इतिहास की कड़वाहट है मन में, खास तौर पर हिंदुओं के मन में। इसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांट कर राज किया। जैसे हम कहते हैं कि बांटो और राज करो की जो पॉलिसी थी उनकी, वो अपनाई, और उन्होंने धर्म के आधार पर ही इस देश के 2 टुकड़े कर दिए, भारत और पाकिस्तान बना दिया। उसकी वजह से भी दोनों धर्मों के लोगों के बीच में कड़वाहट आई, क्योंकि उनके साथ खिलवाड़ हुआ। अंग्रेजों ने उनके भावनाओं के साथ खेला, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। और तीसरी बात यह है कि जब आजाद हुआ भारत, उसके बाद हमारे देश के नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, उसके बाद तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी। अब नेता हमारे देश के ऐसे हैं जो कि इन दोनों को एक साथ रहने नहीं दे रहे, जबकि ये 850 वर्षों से ये दोनों धर्म के लोग इस देश में एक साथ रह रहे हैं, और फिर भी कुछ ना कुछ मतभेद है। आज भी हमारे देश के कुछ नेता, कुछ पार्टियां और कुछ लोग आपसी सौहार्द को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करते रहते हैं, और अगर होली के दिन जुम्मे की नमाज के समय को बढ़ाने की बात कही जाती है तो इस पर भी एक नया विवाद हो जाता है, और कहा जाता है कि क्या भाईचारे को निभाने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों पर है? ये सवाल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किए जाते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि आम हिंदुओं ने भी मुसलमानों के साथ
हमेशा अपने भाईचारे को निभाया है। आज हमारे देश में कोई भी शुभ ईद या ईद की बधाई नहीं कहता, लेकिन जब होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं तो होली की बधाई से ज्यादा बहुत सारे लोग होली मुबारक कहते हैं या होली की मुबारकबाद कहते हैं। और मुबारक शब्द हिंदी का नहीं बल्कि वैसे तो अरबी भाषा का शब्द है जो उर्दू के लिए भी, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आपने कभी किसी हिंदू को यह कहते हुए सुना है कि उसने होली मुबारक कहने का कभी किसी को विरोध किया हो, किसी ने कह दिया हो? हिंदू धर्म इतना उदार और दयालु है कि आज जिस भारत में 116 करोड़ हिंदू रहते हैं, तब भी यह देश एक धर्म निरपेक्ष देश है। लेकिन जिस पाकिस्तान में 24 करोड़ मुसलमान रहते हैं, इराक में 4.5 करोड़, सऊदी अरब में 3.25 करोड़ मुसलमान, अफगानिस्तान में 3.5 करोड़, बहरीन में 14 लाख मुसलमान और जिस मालदीव्स में सिर्फ 5 लाख मुसलमान रहते हैं, ये सब मुस्लिम देश हैं और वहां का जो राजकीय धर्म है वो इस्लाम है। और इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के 116 करोड़ हिंदू कितने उदार होंगे और उनमें कितना सद्भाव होगा। आज जो लोग होली के दिन नमाज के समय को बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जरूर जाना चाहिए और वहां के हिंदुओं से सीखना चाहिए कि भाईचारा क्या होता है। इसके साथ ही हमारे देश के जो नेता हैं कुछ विपक्षी दलों के, वो क्या कह रहे हैं इस होली और जुम्मे के नमाज के विवाद पर, यह भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको गाजीपुर लेकर जा रहे हैं। गाजीपुर के जहूराबाद में हर साल एक दिन के बाद होली मनाई जाती है और इसका कारण यह है कि बहुत साल पहले मुसलमानों का त्यौहार शब बारात और होली का त्यौहार एक ही दिन पड़ रहा था, जिसके बाद वहां के स्थानीय हिंदुओं ने यह तय किया कि वो होली अब एक दिन के बाद मनाएंगे और अपने होली के त्यौहार के लिए मुसलमानों को शब बारात निकालने से नहीं रोकेंगे। और उस दिन से इस पूरे इलाके में यह परंपरा है कि यहां हिंदू एक दिन के बाद होली मनाते हैं और इस तरह का सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं है। वर्ष 2017 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मुहर्रम के जुलूस के कारण हिंदुओं के दुर्गा विसर्जन को एक दिन के लिए टाल दिया था और हिंदुओं ने भी सरकार के इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था और इस फैसले के खिलाफ कहीं कोई दंगे नहीं हुए थे। इसके अलावा जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ अपने त्योहार नहीं मना सकते, उन्हें सितंबर 2019 की ये तस्वीरें देखनी चाहिए जब कर्नाटक के हुबली में एक ही टेंट के नीचे हिंदुओं ने गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया और मुसलमानों ने मुहर्रम का त्यौहार मनाया था। मैं थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, आप खुद देखिए। और इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में यह कहा था कि समस्या भारत के आम हिंदू और आम मुसलमानों में नहीं है, समस्या राजनीति में है और राजनीति में जो लोग हैं वो एक खास वोट बैंक के हिसाब से चलना चाहते हैं। अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। मेरी ऐसे पुलिस अधिकारी को सिर्फ यही राय है कि आप पुलिस की वर्दी पहनकर राजनीतिक भाषणबाजी ना करें। संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है उसको ईमानदारी से निर्वाह करें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करें। एक पुलिस अफसर होने के नाते शांति की अपील करनी चाहिए उनको। उन्हें ये तकाबुल करने की कंपैरेटिव स्टडीज की किसने जो है उनको सनद दी है? वो तो कोई इम्तिहान पास करके भी पुलिस में नहीं आए, शायद इसीलिए वो इस तरह से यूज हो रहे हैं या उनको किया जा रहा है कि उन्हें यही खबर नहीं कि भाई सबके सम्मान बराबर है, जुमे का भी और होली का भी। और जुमा और होली को एक बार देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के दौर में पहली बार आ रहे हैं क्या? रमज़ान का महीना पवित्र महीना है, रमज़ान एक महीने तक चलता है और होली हिंदू धर्म का एक बड़ा पर्व है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक आपसी सामंजस्य के आधार पर सौहार्दपूर्ण तरीके से ये त्यौहार भी मनाया जाएगा
और रमज़ान भी मनाया जाएगा। दोनों पक्षों को इस विषय पर निश्चित रूप से गंभीरता दिखानी चाहिए। अब आप ये देखिए कि अगर होली के त्योहार पर जुम्मे की नमाज का समय बदलना मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली का उत्सव मनाने पर रोक लगाना क्या हिंदू विरोधी नहीं माना जाना चाहिए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों की मांग है कि इस बार वो 9 मार्च को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस हॉल में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी में इस तरह की किसी भी नई परंपरा को शुरू नहीं किया जाएगा। हम कोई नई परंपरा शुरू नहीं करना चाहते और हिंदू छात्रों को हर साल की तरह हॉस्टल्स में या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ही पहले की तरह होली का उत्सव मनाना होगा। कोई नई चीज, नई इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी यही होता था। इस फैसले के खिलाफ हिंदू छात्रों में काफी आक्रोश है और उनका कहना है कि जब इसी यूनिवर्सिटी में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा सकता है, ईद का जुलूस निकाला जा सकता है, जश्न ईद के मौके पर कई कार्यक्रम हो सकते हैं, शहीद करबला की याद में जुलूस निकाला जा सकता है, तो होली मिलन कार्यक्रम पर यह रोक क्यों लगाई गई है? 26 तारीख को एक होली से संबंधित विशेष आयोजन के लिए प्रार्थना पत्र हमको मिला था, जो वाइस चांसलर को एड्रेस किया गया था। उसको हमने भेज दिया था और उस संबंध में आपको बस हम इतना ही अवगत करा सकते हैं कि चूंकि वो एक विशेष आयोजन के लिए था और चूंकि यूनिवर्सिटी में कभी भी इस तरीके के आयोजन के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा है। और जहाँ तक कि होली की बात है, होली यूनिवर्सिटी में लड़के हमेशा से खेलते रहे हैं और खेलते रहेंगे। वो अपने हॉल के अंदर, अपने कमरों पे, अपने डिपार्टमेंट्स पे जैसे पिछले वर्षों में मनाते थे उसी तरीके से मनाते रहेंगे। लेकिन एक विशेष आयोजन के लिए विशेष जगह पर जो एक विशेष परमिशन की बात की गई थी, उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि होली मनाने ना मनाने का तो कोई सवाल ही नहीं, ये विषय उसका नहीं है। अब ये जो है प्रशासन को देखना होता है कि कौन सा कार्यक्रम कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना है, बस इतना है। बाकी सारी यूनिवर्सिटी सारे स्टूडेंट्स की जो जहाँ चाहे मना सकता है। हम लोगों ने 25 फरवरी 2025 को एएमयू के प्रॉक्टर के थ्रू एएमयू की वाइस चांसलर के लिए एक लेटर लिखा था, जिसमें हमने एनआरएससी क्लब में 9 मार्च 2025 को होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी। तो कल 3 मार्च 2025 को हमारी प्रॉक्टर से वर्बली बात हुई, जिसमें उन्होंने वर्बली बताया कि इसके रिगार्डिंग एएमयू के वाइस चांसलर ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई सारे प्रोफेसर्स और डीन मौजूद थे। उसमें सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि इस होली मिलन समारोह की एनआरएससी क्लब में जो एएमयू के सारे छात्रों के लिए अनुमति मांगी थी 9 मार्च 2025 की, उसके लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यहां पर एक और बड़ा विरोधाभास ये है कि एक तरफ इस तरह के विश्वविद्यालयों में होली का उत्सव मनाने पर रोक लगाई जाती है और दूसरी तरफ देश के बाकी शिक्षण संस्थानों में हिंदू त्योहारों का जश्न उर्दू नामों से मनाया जाता है। पिछले साल दिल्ली के मशहूर लेडी श्रीराम कॉलेज में दिवाली मेले का आयोजन हुआ था, जिसके नाम में दिवाली का जिक्र दूर दूर तक नहीं था। इस मेले का नाम जानते हैं क्या था? इस मेले को नूरे जश्न और नज़्मे बहार का नाम दिया गया था। यह वैसे तो दिवाली का मेला था। इसी तरह आईआईटी कानपुर के एक विभाग में दिवाली पर जश्न रोशनी नाम से एक कार्यक्रम किया गया, जिस पर बहुत विवाद हुआ और फिर बाद में इस कार्यक्रम का नाम बदलना पड़ा और फिर इसे दिवाली सेलिब्रेशन के नाम से आयोजित किया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन कितना हो रहा है और कहां कहां हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां पर उन्होंने 2 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, होली मेल भाव से आपसी दूरियों को मिटाने का त्योहार है और महाकुंभ ने एकता का जो संदेश दिया है, होली का त्योहार उसे पुख्ता करता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है।
शत्रुता नहीं, होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इंतजार करिए, जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा, देदीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा, होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान बहुत कुछ कहता है, क्योंकि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला अब निचली अदालत में लंबित है अभी भी। और हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा के राजा कंस ने जिस जेल में अपनी बहन देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर रखा था और जिस जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो जेल उसी स्थान पर मौजूद है जहां इस समय शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। औरंगजेब के शासनकाल के विवरण पर लिखी गई एक पुस्तक जिसका नाम है मासीरे आलमगिरी, उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जनवरी 1670 में रमजान के महीने के दौरान औरंगजेब ने मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए थे, जिसे ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला ने उस जमाने में 33 लाख रुपए में बनवाया था। कटरा केशवदेव के इस इलाके में ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जो 13.37 एकड़ जमीन में फैली हुई है और इसका मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। लेकिन इसी जमीन के लगभग 2.5 एकड़ हिस्से में औरंगजेब के आदेश पर बनाई गई शाही ईदगाह भी मौजूद है, जिसे हटाने की लगातार मांग की जाती रही है। और हिंदू पक्ष की दलील है कि यह ईदगाह श्री कृष्ण के गर्भगृह के ऊपर बनी हुई है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के मामले पर यह साफ साफ बयान देकर इसे भी चर्चा के केंद्र में फिर से ला दिया है। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली में लेकर आते हैं और दिल्ली में भी मुद्दा वही है कि भारत औरंगजेब, अकबर और मोहम्मद बिन तुगलक को हमारा देश जो है कब तक ऐसे ही सम्मान देता रहेगा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अपने दिल्ली में सरकारी आवास की नेम प्लेट को, अपने पते को बदल दिया है। जो उनका पता जहां जिस प्लेट पर लिखा रहता है, उस एड्रेस प्लेट को बदल दिया है। यह सरकारी आवास तुगलक लेन पर मौजूद है। इस जगह को कहते हैं, सड़क को तुगलक लेन। लेकिन इन नेताओं ने तुगलक लेन के नाम को अपनी नेम प्लेट से स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। अपनी नेम प्लेट से उसको हटाकर नाम लिख दिया उसका स्वामी विवेकानंद मार्ग। इस सड़क पर और भी बहुत सारे सरकारी मकान हैं, सरकारी घर हैं, जिनके सामने तुगलक लेन के साथ स्वामी विवेकानंद मार्ग भी लिख दिया गया है। और यह भी तब हुआ है जब सरकार ने आधिकारिक रूप से इस सड़क के नाम को अभी बदला नहीं है, बल्कि बीजेपी के सांसदों और बाकी नेताओं ने यह नाम खुद ही बदल दिया और कहा कि जिस मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में कई मंदिरों को तोड़ा, अत्याचार किया, उस तुगलक के नाम पर लटियंस दिल्ली में एक सड़क का नाम कैसे हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने
अपने सरकारी निवास जो कि तुगलक लेन पर है उसका पता ही बदल दिया और खुद से बाहर जो बोर्ड लगाया उसमें देखिए तुगलक लेन को नीचे ब्रैकेट में कर दिया है, उस रोड को स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। ये बोर्ड उन्होंने अपने सरकारी निवास के बाहर जो लगा हुआ था उसको बदला है। आप देखिए दोनों तरफ जो बोर्ड है उन दोनों तरफ इस बोर्ड को बदल दिया गया है। इनके ठीक बगल में भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद के सांसद हैं जो कि सहकारिता राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने भी उसी तरीके से उसी पैटर्न पे आप देखिए अपना पता बदल दिया है और स्वामी विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन नीचे ब्रैकेट में उन्होंने तुगलक लेन शायद इसलिए लिख दिया ताकि सरकारी जो पता है जो सरकारी दस्तावेजों में है किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए शायद उन्होंने नीचे ब्रैकेट में कर दिया, लेकिन मेन इस रोड का नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख दिया है। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है, उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है। और उसकी सहूलियत के लिए जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम ना रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूं, ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है। नहीं, अभी नहीं दिया है ऑफिशियल, और हम सब मिलकर बातचीत करेंगे और कि भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इस लैंड को कराया जाए। सर, आप एक विधायिका के अहम सदस्य हैं, कोई भी चीज होती है उसका नियम कायदा कानून है, भावनाओं पे तो देश नहीं चलता है। आपको नहीं लगता गैजेट नोटिफिकेशन वगैरह आने के बाद आपको ये काम करना? देखिए बिल्कुल ये देश मोदी जी के शासन में कानून से चलने वाला देश है, नियम प्रक्रियाओं का पालन करने वाला देश है। तो अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हमारी आस्था है और हमने स्वामी विवेकानंद भी मार्ग लिखवाया है और जो सरकार की तरफ से वो भी लिखा हुआ है। बट आप चाहते हैं सर कि नाम ऑफिशियली बदला जाए? देखिए हमारी भावनाएं हैं जी कि ये नाम ऑफिशियल भी सरकारी स्तर पर भी बदला जाए। क्या आप जानते हैं हमारे देश में जब भी कोई विवादित या कोई कट्टरपंथी फरमान जारी किया जाता है, कोई आदेश ऐसा जारी किया जाता है जिससे ये बताने की कोशिश होती है कि ये जो आदेश है ये ज़बरदस्ती जारी किया जा रहा है, इसमें आम सहमति नहीं है, तो ऐसे आदेश को हम अक्सर तुगलकी फरमान कहते हैं। आपने ये शब्द बड़ा सुना होगा कि ये तो तुगलकी फरमान है। किसी भी नए कानून को कह दिया जाता है, किसी भी नए आदेश को कह दिया जाता है कि ये तो तुगलकी फरमान है। इसका कारण मोहम्मद बिन तुगलक ही है, जिसने वर्ष 1325 से 1351 तक अपने शासनकाल में कई तुगलकी फरमान जारी किए, यानी कई इसी प्रकार के फरमान जारी किए, आदेश जारी किए, जिससे कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करके उन पर मस्जिदें बना दी गई थी। और इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ति भंजक भी कहा गया, जिसने दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। और आज इसी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर दिल्ली के वीआईपी इलाके में एक सड़क है जिसका नाम तुगलक लेन है। आज भी ये सड़क मौजूद है। और आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि ये दिल्ली का वीआईपी इलाका है। कौन सा इलाका है? ये वो इलाका है जहां भारत के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री रहते हैं, सांसद रहते हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं। ऐसे सड़क पर, ऐसे इलाके में आज भी तुगलक लेन नाम से एक सड़क मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि आज भी इस प्रकार के लोगों का हमारे देश में कितना सम्मान किया जा रहा है कि उनके नाम पर ही सड़क का नाम रख दिया गया है और अभी भी इसे बदलने वाला कोई नहीं। आपने हमारे देश में ऐसे कई पुलिस वाले देखे होंगे जिनका पेट, जिनकी तोंद बाहर निकली होती है और वो काफी अनफिट होते हैं, बहुत मोटे होते हैं। सारे नहीं, लेकिन कुछ आपने जरूर देखे होंगे। लेकिन सोचिए, अगर सेना के जवानों में भी यही मोटापा दिखने लगेगा एक दिन, तो क्या होगा? अपने देश पर बाद में आएंगे। पहले आपको यह बताते हैं कि अमेरिका की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना माना जाता है, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ वर्षों में यह दुनिया की सबसे अनफिट और
सबसे मोटे सैनिकों वाली सेना बन जाएगी। इसका कारण यह है कि अमेरिका को अपनी सेना में भर्ती करने के लिए अब फिट युवा नहीं मिल रहे और उसे मजबूरी में ऐसे लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना पड़ रहा है जो अनफिट हैं, जिनका वजन बहुत बढ़ा हुआ है, जो मोटापे के शिकार है। यह रिपोर्ट अमेरिका के रक्षा विभाग ने ही जारी की है, जिसमें लिखा है कि उसकी सेना में भर्ती होने वाले ज्यादातर युवाओं का बॉडी फैट परसेंटेज तय मानकों से और स्तर से काफी ज्यादा है। वहां के नियमों के मुताबिक 17 से 27 वर्ष के जिस युवा का बॉडी फैट परसेंटेज 20 से 22% होता है, उसे ही अमेरिका की सेना में भर्ती किया जाता है। लेकिन मौजूदा समय में अमेरिका के युवा सैनिकों का बॉडी फैट परसेंटेज 45 से 55% तक है। अगर किसी व्यक्ति का बॉडी फैट परसेंटेज 40 या उससे ज्यादा होता है तो उसे ओवरवेट या मोटा कहा जाता है और ऐसा व्यक्ति गंभीर रूप से मोटापे का शिकार माना जाता है। उसे डायबिटीज, हार्ट स्ट्रोक या दिल की बीमारी भी हो सकती है, इनका खतरा ज्यादा होता है। अब आप सोचिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद इतना बीमार है और उसे सेना में भर्ती कर लिया जाए तो वो क्या करेगा? दुनिया के जिन 5 देशों की सेनाएं सबसे अनफिट मानी जाती हैं और जो मोटापे की सबसे ज्यादा शिकार है, उनमें पहले स्थान पर अमेरिका ही है, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन, तीसरे पर मेक्सिको, चौथे पर सऊदी अरब और 5वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की सेना है। अब तक भारत की सेना इस मोटापे से बची हुई है, लेकिन हमारे देश में भी जिस प्रकार से मोटापे की समस्या बढ़ रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि भविष्य में भारत को भी ऐसे युवाओं को सेना में भर्ती करना पड़ेगा जो असल में अनफिट हैं और मोटे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगले 25 वर्षों में भारत की आबादी 167 करोड़ हो जाएगी, जिनमें से 55 करोड़ लोग मोटापे का शिकार होंगे और जिन्हें हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा होगा। यह भारत की स्थिति है अगले 25 वर्षों में। वर्ष 1990 में भारत की सिर्फ 12% महिलाएं और सिर्फ 8% पुरुष मोटापे का शिकार थे। इनमें भी 15 से 24 वर्ष के युवाओं की संख्या सिर्फ 73 लाख थी, यानी युवा उस जमाने में बड़े फिट थे। लेकिन वर्ष 2021 आते आते इस आयु वर्ग के 2 करोड़ 98 लाख युवा मोटापे का शिकार हो गए और आज 2025 में भारत के 10 करोड़ से ज्यादा लोग ओवरवेट हैं और मोटापे ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। एक जमाने में मोटापे को अमीरी का, समृद्धि का की निशानी माना जाता था। कहा जाता था कि अगर किसी का वजन थोड़ा ज्यादा है तो उसे खाते पीते घर का व्यक्ति माना जाता था, ये खाते पीते परिवार का व्यक्ति होगा, समृद्ध परिवार से आता होगा। मोटापा जो है वो अमीर लोगों की निशानी था। हिंदी फिल्मों में भी यही दिखाया जाता था कि गरीब इंसान पतला दुबला हुआ करता था और जो सेठ जी हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, पैसे वाले घरों के लोग हुआ करते थे, वो बड़े मोटे ताजे हुआ करते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। एक जमाने में जब गरीब लोगों को बहुत पतला दुबला दिखाया जाता था, अमीर लोगों को मोटा दिखाया जाता था, अब उल्टा हो गया है। अब जो देश के गरीब लोग हैं उनका वजन ज्यादा बढ़ रहा है और जो लोग अमीर हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, वो फिट होते जा रहे हैं और अब ऐसे लोग आपको मोटे नहीं मिलेंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश का बदलता हुआ खान पान। तो जो पैसे वाले लोग हैं वो तो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं, खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, जिम जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है आज उसे ऐसा खाना खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है जो उसका वजन बढ़ाएगा। आज हमारे देश में फ्रेश खाना, ताजा खाना महंगा है और पैकेट वाला प्रोसेस्ड फूड सस्ता है। इसको आप आज ध्यान से समझिएगा। अगर आप ताजा खाना खाएंगे जो आपके घर में अभी अभी ताजा बना है या कहीं भी ताजा बना है, अभी पककर आया है, यह महंगा होगा। और अगर आप पुराना बासी या पैकेज्ड फूड खाएंगे जो पैकेट में बंद है, वो सस्ता होगा। जैसे शाकाहारी थाली 120 रुपए की है, जबकि बर्गर जो फास्ट फूड है वो 50 रुपए का है। पिज्जा उससे भी सस्ता, शायद 70 रुपए के आसपास का है। इसी तरह आज अगर कोई व्यक्ति बाजार से ताजे आलू खरीदकर उसकी सब्जी बनाकर खाता है तो उस सब्जी को बनाने का खर्च 25 से 30 रुपए होगा, जबकि इसी आलू के चिप्स का एक पैकेट आपको 10 रुपए में मिल जाएगा और उससे भी आपका उतना ही पेट भर जाएगा। और यही कारण है कि आज हमारे देश में लोग
ताज़ा पके हुए खाने से दूर हो रहे हैं और पैकेट वाला प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत में जंक फूड की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है और वर्ष 2022 में भारत के लोगों ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का जंक फूड खाया था। इस मोटापे और उससे होने वाली बीमारियों का असर भविष्य में देश की वर्कफोर्स पर भी पड़ेगा और इस पर मैं आऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जब हमारे देश का जो गरीब आदमी है, जो मजदूरी कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, जब वो सड़कों पर काम करता है, उसे भूख लगती है तो वो किसी दुकान पर जाता है। उस दुकान पर वो क्या खाएगा? या तो कोई पैकेट वाला चिप्स खाएगा, पैकेट वाली कोई नमकीन खा लेगा जो कि उसे बहुत सस्ती मिलती है, या फिर किसी दुकान पर जाएगा, वहां पर एक ब्रेड पकौड़ा खा लेगा या कोई इस प्रकार की कोई चीज खा लेगा जो कि उसकी सेहत को खराब करेगी। और इसीलिए गरीब आदमी जो है वो उसका वजन बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो इस प्रकार की चीजें खा रहा है, क्योंकि उसके घर में भी और बाहर भी जितना आप ताजा सब्जियों को, ताजा खाने को लाकर पकाएंगे उसकी कीमत उतनी ही बढ़ जाएगी। विदेशों में भी अगर आप बाजार से सामान खरीदकर अपने घर पर लाते हैं और उसे पकाते हैं तो वो महंगा पड़ता है, और अगर आप वही चीज पैकेज्ड फूड में लेकर आते हैं तो आपको सस्ती पड़ेगी। अगर आप सब्जियां लेकर आते हैं, ताजी सब्जियां लाएंगे, अपनी रसोई में बनाएंगे तो वो महंगी पड़ेगी, लेकिन अगर आप बनी बनाई पैक की हुई सब्जी कहीं से ले लेते हैं वो आपको सस्ती पड़ेगी। और यही कारण है कि जो लोग अब ताज़ा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते वो मोटे होते जा रहे हैं, और जो लोग अब सिर्फ घर में बना हुआ ताज़ा फ्रेश खाना खाते हैं वो फिट होते जा रहे हैं। इस मोटापे से, और जो मैंने आपको बताया, अब इसका जो असर है वो देश की वर्कफोर्स पर पड़ेगा और हमें हमारी सेना में भर्ती करने के लिए अगले कुछ वर्षों में फिट युवा नहीं मिलेंगे। और यहां बात सिर्फ सेना की नहीं है, हो सकता है कि भविष्य में भारत को फिट खिलाड़ी ना मिले। यह भी संभव है कि भविष्य में अखबारों में आने वाले शादी के विज्ञापन भी पूरी तरह से बदल जाएं। अब तक शादी के विज्ञापन में वर और वधू की उम्र बताई जाती है, कद बताया जाता है, नौकरी पेशा वगैरह, कितना पैसा कमाते हैं, रंग कैसा है ये बताया जाता है, परिवार कैसा है ये बताया जाता है। अभी तक अगर शरीर के हिसाब से आप देखें तो कद काठी बताया जाता था और रंग बताया जाता था, उससे काम चल जाता था। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में शादी के विज्ञापनों में लड़का या लड़की का वजन भी पूछा जाएगा, बॉडी फैट परसेंटेज क्या है ये भी पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि वो फिट है भी या नहीं, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, उसे कोई हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी बीमारी तो नहीं है, और हो सकता है उससे पहले पूरा मेडिकल चेकअप करके उसकी रिपोर्ट मांग ली जाए। इसलिए ये मोटापा एक फैट बॉम्ब की तरह है जो हमारे देश के लोगों में इस समय टिक टिक कर रहा है, और अगर ये ब्लास्ट हो गया, फट गया, तो भारत की आर्थिक चुनौतियां भी बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि भारत में काम करने के लायक लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे नहीं। हमारी जो युवा पीढ़ी है, स्कूल से ही ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। ओवरवेट बच्चे स्कूल में आपको दिखाई देंगे, उसके बाद कॉलेज में दिखाई देंगे, उसके बाद जब ये लोग नौकरियां करने के लिए आएंगे तो ये अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे, और जो भारत जैसा देश है वो काम करने के मामले में अपनी क्षमता से बहुत शायद आधे स्तर पर काम करेगा, और फिर ये देश के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाएंगे। अब हम आपको ये बताएंगे कि भारत के नाबालिग बच्चे हत्या, लूट, चोरी और डकैती की घटनाओं को आजकल अंजाम क्यों दे रहे हैं, और क्या अब समय आ गया है कि जब सरकार को ऐसे कानूनों में बदलाव करने होंगे। दिल्ली पुलिस ने शादियों में चोरी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है जिसमें नाबालिग बच्चे शामिल हैं। ये एक ऐसे गैंग के सदस्य हैं जिस गैंग का नाम है बैंड बाजा बारात गैंग, और इसके ज्यादातर मेंबर्स मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले हैं। दिल्ली और एनसीआर में हर साल 1.5 से 2 लाख शादियां होती हैं, और ये गैंग इन शादियों में चोरी करवाता था, और ये चोरियां 9 से 14 साल के छोटे छोटे नाबालिग बच्चों द्वारा करवाई जाती थी। पुलिस का कहना है कि यह गैंग इन नाबालिग बच्चों से इसलिए चोरी करवाता था क्योंकि छोटे बच्चों पर किसी का शक नहीं होता, और लोग भी सोचते थे कि ये बच्चे आखिर चोरी कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसी बात को इन अपराधियों ने अपना ढाल बना लिया, इसका फायदा उठाया, और इन नाबालिग बच्चों को शादियों में चोरी करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। आज हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें इस गैंग का एक नाबालिग बच्चा चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है।
आप ध्यान से देखिएगा कि बच्चे छोटे छोटे, शादी हो रही है कहीं पर और ये बच्चे घूम रहे हैं, किसी का शक इन पर नहीं जाता और ये चुपचाप वहां से चोरी करके आगे बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गैंग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पहले बच्चों को हायर करता था और इस गैंग के लोग बच्चों के मां बाप से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते थे और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर बच्चों के परिवार को 10 से 12 लाख रुपए देते थे। यानी परिवारों से उनके बच्चों को ले लेते थे 1 साल के लिए 10 से 12 लाख रुपए में, फिर उन्हें ट्रेनिंग देते थे बच्चों को कि चोरी कैसे करनी है। माता पिता से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इन बच्चों को 1 महीने तक चोरी करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। बच्चों को शादियों में लोगों से घुलने मिलने, लोगों से बातचीत करने और चोरी के नए नए तरीके सिखाए जाते थे और इन बच्चों को यह भी सिखाया जाता था कि चोरी करते हुए पकड़े जाने पर क्या बोलकर बचना है और कैसे अपनी गलत पहचान बतानी है, ताकि लोग बाद में आगे चलकर ये कह दें कि भाई छोटा बच्चा है, इसे माफ कर दीजिए। शादी ब्याह में हमें मालूम है कैश दिया जाता है, ज्वेलरी रखी जाती है, तो ऐसे बैग को ये लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसमें प्रोबेबली कैश या नकदी हो या ज्वेलरी हो। तो उसके बाद ये बच्चे से को इशारा करते हैं और बच्चे पर किसी को शक भी नहीं जाता, तो बच्चे के द्वारा उस बैग को उठाकर ये लोग बाहर निकलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। हमने इन तीनों को गिरफ्तार करके इनसे 2,14,000 रुपए कैश बरामद किया है, कुछ ज्वेलरी भी हमने बरामद की है। इनसे 3 वारदातें अभी वर्कआउट हुई हैं। ये तीनों वारदात की जो ज्वेलरी है वो कनेक्ट हो गई है। आगे की हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनका सरगना कल्लू छायल नाम का व्यक्ति है और इसके साथ हमने एक कुलजीत और एक अज्जू को गिरफ्तार किया है और साथ में एक 15 साल का जुवेनाइल हमने एप्रीहेंड किया है। तो ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब आप किसी शादी ब्याह में जाएं, किसी शादी के समारोह में जाएं तो छोटे बच्चों से सावधान रहिएगा। ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जो अनजान हैं, जो आपके जानने वाले परिवारों से नहीं आ रहे हैं, जिन्हें आप पहचानते नहीं हैं, ऐसे बच्चों से सावधान रहिएगा क्योंकि ये आपका सामान भी चोरी कर सकते हैं। हमारे देश की आपराधिक घटनाओं में नाबालिग बच्चों की हिस्सेदारी अब लगातार बढ़ रही है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने यह बताया कि राजधानी दिल्ली में हर महीने 3 से 4 हत्याएं नाबालिग बच्चों द्वारा की जा रही हैं और अब नाबालिग बच्चे गंभीर अपराधों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ये हत्या भी कर सकते हैं, चोरी डकैती भी कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे देश में गंभीर से गंभीर अपराधों में भी नाबालिग बच्चों को 3 साल की सजा ज्यादा से ज्यादा हो सकती है और ये 3 साल भी जेल की सजा नहीं होती, बल्कि इसमें भी इन बच्चों को बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। और इसीलिए हमें लगता है कि सरकार को अब समय के साथ साथ अपने कानूनों में बदलाव करना होगा और सोचना होगा कि अगर बड़े बड़े गैंग्स नाबालिग बच्चों से हत्याएं करवा रहे हैं, चोरियां करवा रहे हैं, तो इनके माता पिता और इन बच्चों को इसके लिए अगर इनकी खरीद फरोख्त हो रही है, बिक्री हो रही है, तो एक बच्चा जो हत्या कर सकता है, एक बच्चा जो बलात्कार कर सकता है, एक बच्चा जो गंभीर अपराध कर सकता है, चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है, किसी की जान ले सकता है, क्या उसे आप बच्चा मानेंगे? क्या आप उसे नाबालिग मानेंगे? और क्या इनके लिए कानून में अब कठोर सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए? ये बहुत पुरानी बहस है जो हमारे देश में अभी भी चल रही है, लेकिन इस पर सोचने की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे गैंग्स ऐसे हैं जो इन बच्चों को अपने पास लाते हैं और कहते हैं कि अगर आप हत्या भी कर देंगे तो आपको जेल में नहीं भेजा जाएगा, आपको सजा नहीं होगी। और ये छोटे बच्चे उनकी बातों में आ जाते हैं, ये सोचकर कि हम कोई भी अगर अपराध करेंगे तो हमें जेल की सजा नहीं होगी। इसलिए ये नया जमाना है, युग नया अभी बदल रहा है और ऐसे नए युग में हमें भी ज्यादा सावधान रहना होगा और कानून भी उसी हिसाब से बनाने होंगे। और अब आखिर में जल्दी से आपको यह बता देते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर रहे हैं और इस नए टैरिफ का आप पर क्या असर होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है कि अमेरिका अपने देश में भारत के उत्पादों पर उतना ही टैक्स लगाएगा जितना भारत अमेरिका के उत्पादों पर अपने बाजार में लगा रहा है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो इस फैसले को 1 अप्रैल से भी लागू कर सकते थे, लेकिन ऐसी स्थिति में लोग शायद इस फैसले को या उन्हें अप्रैल फूल कहकर उसका मजाक उड़ाते। यही कारण है कि उन्होंने अब 2 अप्रैल की तारीख को चुना है ताकि लोग इसे अप्रैल फूल कहकर मजाक ना उड़ाएं। एक अनुमान है कि अगर अमेरिका ये नया टैरिफ लगाता है तो इससे भारत को हर साल करीब 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और इसका सीधा असर केमिकल्स, मेटल प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी और ऑटो सेक्टर और खाने पीने के उत्पादों पर पड़ेगा। नई टैरिफ व्यवस्था आने से भारत का निर्यात महंगा हो जाएगा। कम टैरिफ की वजह से भारत ज्यादा चीजें अमेरिका को अब तक भेजता रहा है, बेचता रहा है, उससे ज्यादा डॉलर कमाता रहा है। सामान की कीमतें बढ़ेंगी तो इनकी खरीद पर असर पड़ेगा। भारतीय कंपनियों की कमाई कम हो जाएगी। भारत अगर अमेरिका पर टैरिफ कम करता है तो अमेरिका से हमारा आयात बढ़ जाएगा, जिससे अमेरिका की जो चीजें हैं वो भारत के बाजारों में सस्ती हो जाएंगी और जो यहां की लोकल कंपनियां हैं फिर उन्हें नुकसान होगा क्योंकि विकल्प लोगों के लिए बढ़ जाएंगे। अमेरिकी सामान आयात करने के लिए डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जिससे रुपया और ज्यादा कमजोर हो सकता है। इससे अमेरिकी सामान आयात करने के लिए आपको ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यह आपके ऊपर असर होगा। और जिन देशों के साथ भारत सबसे ज्यादा व्यापार करता है उनमें पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे पर यूएई, चौथे पर रशिया और 5वें पर सऊदी अरब है। वर्ष 2024 में भारत ने सबसे ज्यादा व्यापार चीन से किया था, लेकिन इसके पहले 6 महीने में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार चीन से भी ज्यादा था। पिछले कुछ वर्षों में भारत का अमेरिका को निर्यात बहुत बढ़ गया है, लेकिन आयात कम हुआ है और अमेरिका इसी बात से परेशान है कि भारत अपना सामान हमारे बाजार में बेच रहा है, लेकिन हमारे सामान को भारत के बाजारों में नहीं बिकने दे रहा। वर्ष 2023 और 24 में भारत का अमेरिका को निर्यात 6,40,000 करोड़ रुपए का था, जबकि अमेरिका से हमारे देश में आने वाला सामान 3,62,000 रुपए का ही था। इसी तरह उससे पिछले साल भारत ने 6,30,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया, जबकि अमेरिका से आयात 4 लाख करोड़ रुपए का हुआ था। रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी के पीछे अमेरिकी वस्तुओं पर लगने वाला भारतीय टैरिफ है। उदाहरण के लिए भारत अमेरिका को दवाइयां और केमिकल्स सबसे ज्यादा निर्यात करता है। वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को 1,61,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया था, जबकि अमेरिका से हमने 30,674 करोड़ रुपए का ही आयात किया। इस दौरान भारत ने अमेरिका पर 9.68% का टैरिफ लगाया, जबकि अमेरिका ने हमारे सामान पर सिर्फ 1.06% का टैरिफ लिया था। तो ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे आप सबको समझने की बहुत आवश्यकता है और जब जब हमें समय मिलेगा हम आपको इस नए टैरिफ प्लान के बारे में लगातार बताते रहेंगे और ये भी बताएंगे आपको कि इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ सकता है।